नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 12 अप्रैल 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिंदू का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से संबंधित। दूसरे नंबर पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल टॉक्स से संबंधित। तीसरे नंबर पे लाइव मिंट का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फूड वेस्टेज से संबंधित। और इंडियाज़ मैरीटाइम राइट्स, ये तो छोटा सा आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस कर सके तो करेंगे, अदरवाइज कल डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हाल ही में मोबिक्विक, ये देखो एक पेमेंट एप्लीकेशन है। जैसे पेटीएम एक पेमेंट ऐप है, उसी प्रकार से मोबिक्विक भी एक पेमेंट ऐप है। तो इस पेमेंट ऐप के डेटा चोरी होने की खबरें आई। डार्क वेब पर एक हैकर इस पेमेंट ऐप का डेटा सेल कर रहा था। बाद में हालांकि इस कंपनी ने इनकार किया और कहा कि हमारा जो डेटा है यूजर्स का वो सेफ है। बट देखो, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि डेटा चोरी हुआ है इस पेमेंट ऐप का या फिर नहीं हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है, फ्यूचर में ऐसी इवेंट्स को अवॉइड करने के लिए या फिर पर्सनल यूजर्स के इंटरेस्ट और पर्सनल यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में एक बहुत ही मजबूत डेटा प्रोटेक्शन रेजीम होना चाहिए। रेजीम में कुछ भी हो सकता है। रेजीम में कानून हो सकते हैं, पॉलिसीज़ हो सकती हैं, रूल्स हो सकते हैं, रेगुलेशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो। ये सब चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि यूजर्स के पर्सनल इंटरेस्ट को, पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। देखो, अभी हमारे देश में जो रेजीम है ना पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो इनएडिक्वेट है, यानी अपर्याप्त है। टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से विकसित हुई है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ या फिर छोटी कंपनीज़ भी यूजर्स का पर्सनल डेटा प्रोसेस कर रही हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में नया कानून की आवश्यकता महसूस हुई है और 2019 में बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट भी किया गया था। हालांकि ये बिल अभी पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पेंडिंग है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल के मानसून सेशन में ये बिल पास हो जाएगा। और देखो, अगर ऐसा हो जाता है और ये बिल अगर इफ़ेक्टिव है तो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने की दिशा में इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप लेगा। अब हम इस इशू को डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, डेटा को आप 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हो, 2 टाइप्स में, एक पर्सनल डेटा, दूसरा नॉन पर्सनल डेटा। एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई ड्राइवर है, आप कार चला रहे हो, तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, कार कहाँ पे पार्क होती है, ये कार कहाँ की है, ये तो देखो पर्सनल डेटा हुआ। लेकिन रोड पे कहाँ पे कितनी कारें हैं, कितने ड्राइवर्स यहाँ से गुजर रहे हैं, दिन में किस समय ट्रैफिक जाम होता है रोड के इस लोकेशन पे, ये नॉन पर्सनल डेटा है। सिंपल से सिंपल भाषा में बात करें, पर्सनल डेटा वो डेटा होता है जो इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर और मदर का नाम है, प्रोफेशन है। इस डेटा का आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी इंडिविजुअल की पहचान करने के लिए। लेकिन देखो, अगर इसी डेटा को आप एग्रीगेट कर देते हो बड़ी पिक्चर को समझने के लिए, ना कि इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे ये सारा डेटा आपने एग्रीगेट कर दिया और उसके बाद आप बड़ी पिक्चर समझने की कोशिश कर रहे हो कि इतने लोग वेजिटेरियन हैं और इतने परसेंटेज लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, इतने परसेंटेज लोगों का प्रोफेशन ये है, इतने % लोगों के पास कार है, तो ये नॉन पर्सनल डेटा है। इस डेटा से आप इंडिविजुअल की पहचान नहीं कर रहे हो, ना ही की जा सकती है। तो ये हमने पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा के बीच का डिफरेंस समझा। अब डेटा प्रोटेक्शन की बात करें, डेटा प्रोटेक्शन मतलब वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जिसकी सहायता से ये इंश्योर किया जाता है कि जब पर्सनल डेटा का कलेक्शन हो या फिर पर्सनल डेटा का इस्तेमाल हो तो उसमें इंडिविजुअल की प्राइवेसी का कम से कम वायलेशन हो, मतलब इंडिविजुअल की प्राइवेसी कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो इस प्रकार से हमने कुछ बेसिक्स को समझ लिया। अब इस बिल के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं अभी हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन का क्या रेजीम है। अभी देखो, पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत रूल्स लाए गए थे सरकार के द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011। इन रूल्स की सहायता से पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन अभी होता है। ये रूल्स
उन कंपनीज को लाइबल करते हैं इंडिविजुअल्स को कंपनसेशन देने के लिए जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने डेटा को डील करते वक्त सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं किया। समझ गए? मतलब अगर कोई कंपनी है जो पर्सनल डेटा को कलेक्ट करती है, उसने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पर्याप्त मात्रा में नहीं अपनाए और डेटा चोरी हो जाता है, तो फिर उस कंपनी को सरकार जिम्मेदार ठहरा सकती है, बोल सकती है कि आप यूजर्स को कंपनसेशन दीजिए। ऐसा प्रोविजन है इन रूल्स में। बट देखो, इन रूल्स में काफ़ी सारी कमियां हैं। सबसे पहली कमी तो ये है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है, ब्रॉड नहीं है। मतलब कुछ ही तरह का स्पेसिफिक पर्सनल डेटा जो है वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा की कैटेगरी में आता है, जबकि ये डेफिनेशन ब्रॉड होनी चाहिए। दूसरा, वैसे देखो इन रूल्स में प्रोविज़न तो है पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ये जो एंटिटीज़ हैं, कंपनीज हैं जो पर्सनल डेटा को कलेक्ट करती हैं, ये यूजर्स की कंसेंट लेके उन रूल्स को ओवरराइड कर सकती हैं, ओवरकम कर सकती हैं। समझ गए ना? बात ये है कि वैसे तो रूल्स में प्रोविज़न है कि एंटिटीज़ क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर एंटिटीज़ यूजर्स की एसेंट ले लें, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आती है ना एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले, हम ये यस कर देते हैं, एग्री कर देते हैं, तो वो लेके एंटिटीज़ फिर अपनी मर्जी से पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कर सकती हैं। राइटर यही कहते हैं, यूजर्स के पास इतना समय नहीं होता टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने का, और ना ही उनको कई बार टर्म्स एंड कंडीशंस समझ में आती हैं क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखी होती हैं। तो उनसे फोर्सफुली एसेंट ले ली जाती है उनका पर्सनल डेटा इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, रूल्स में अभी देखो एक कमी ये भी है, डेटा सिक्योरिटी पर तो ध्यान दिया गया है, डेटा प्राइवेसी पे इतना ध्यान नहीं दिया गया है। डेटा सिक्योरिटी मतलब कंपनीज ने डेटा कलेक्ट कर लिया यूजर्स का, उसके बाद उस डेटा को प्रोटेक्ट करना, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, हैकर्स से बचाना या फिर दूसरी एंटिटीज से बचाना। कोई भी पर्सन जो ऑथराइज नहीं है उस डेटा को इस्तेमाल करने के लिए, वो इस्तेमाल ना कर सके, ये इंश्योर करना, ये है डेटा सिक्योरिटी। डेटा प्राइवेसी में क्या आता है? डेटा प्राइवेसी में देखो फोकस इन चीज़ों पे होता है, हाउ टू कलेक्ट डेटा, हाउ टू शेयर डेटा, मतलब कि जिस पर्पज के लिए यूजर्स का डेटा लिया गया है सिर्फ उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल करना। जबकि ये फेसबुक जैसी कंपनीज क्या करती हैं, किसी दूसरे पर्पज के लिए डेटा लिया गया है, ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए। व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के लिए इस्तेमाल हो जाता है, मतलब वो अपने बिजनेस सर्व कर रहे हैं ना। यहाँ पे डेटा प्राइवेसी कहाँ रही? आपने किसी दूसरे पर्पज के लिए डेटा लिया था, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो किसी दूसरे पर्पज के लिए। नेक्स्ट कमी देखो ये है, अभी जो आईटी एक्ट 2000 के तहत रूल्स है ना, ये गवर्नमेंट एजेंसीज पे लागू नहीं होते। जबकि देखो गवर्नमेंट भी तो बहुत ज़्यादा पर्सनल डेटा कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है, तो गवर्नमेंट पे भी तो ये रूल्स लागू होने चाहिए ना। तो कुल मिला के ये सारी कमियां हमने डिस्कस की फिलहाल के डेटा प्रोटेक्शन रेजीम में। तो इसीलिए नए डेटा प्रोटेक्शन कानून की आवश्यकता पड़ी। देखो बैकग्राउंड की बात करें, अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा, राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। इसके बाद जुलाई 2017 में जस्टिस B.N. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स का गठन किया गया ताकि हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित वेरियस इश्यूज को एग्जामिन किया जा सके। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और बिल का ड्राफ्ट भी बना के भेजा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जुलाई में। उस ड्राफ्ट का नाम था ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018। और जो 2019 में पार्लियामेंट में ये बिल प्रेजेंट किया गया ना, तो सरकार ने कहा था कि ये बिल जो है वो इसी जस्टिस B.N. श्रीकृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। इस एक्सपर्ट कमेटी के अलावा वेरियस स्टेक होल्डर्स से भी सजेशंस लिए गए हैं और बिल को रिवाइज भी किया गया है। अभी देखो बिल जैसा हमने पहले डिस्कस किया, पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पेंडिंग है और मानसून सेशन में ये बिल पास हो सकता है। तो इस बिल के मुख्य प्रोविजंस की हम बात कर लेते हैं। ये बिल जो है ये देखो इंडिविजुअल्स से संबंधित जो पर्सनल डेटा है उसको रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ इस प्रकार के डेटा की स्टोरेज, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, इन सब को भी रेगुलेट करता है। बिल में कहा गया है इंडिविजुअल
जिसके पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है वो होगा डेटा प्रिंसिपल। फिर से बोलता हूं, वो इंडिविजुअल जिसके पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग होगी उस इंडिविजुअल को नाम दिया गया है डेटा प्रिंसिपल। तो बिल में कहीं डेटा प्रिंसिपल लिखा हो तो आप जान लीजिएगा उसका मतलब वो इंडिविजुअल जिसकी पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है। और वो कंपनीज जो पर्सनल डेटा कलेक्ट करती हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए, उन कंपनीज को या फिर उन इंडिविजुअल्स का नाम होगा डेटा फिड्यूशरी। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है, ये जो बिल है पुराने डेटा प्रोटेक्शन के रेजीम से किस प्रकार से अलग है। पहला पॉइंट देखो, जैसा हमने पहले समझा था, पुराना जो डेटा प्रोटेक्शन रेजीम था वो सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज़ पर लागू होता था, सरकार पे लागू नहीं होता था। जबकि सरकार भी तो बहुत सारा पर्सनल डेटा कलेक्ट करती है, उसे प्रोसेस करती है। तो ये 2019 का जो बिल है ये दोनों पे लागू होगा, सरकार पे भी और प्राइवेट एंटिटीज़ पे भी। दूसरा पॉइंट याद होगा आपको, पुराना जो रेजीम था वो सिर्फ देखो डेटा सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करता था, डेटा प्राइवेसी पे फोकस नहीं करता था। लेकिन 2019 का ये नया बिल जो है वो दोनों पे फोकस करता है, डेटा सिक्योरिटी पे भी, डेटा प्राइवेसी पे भी। एंटिटीज़ को सिक्योरिटी सेफगार्ड्स मेंटेन करने होंगे ताकि पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। और कैसे ये कंपनीज पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करेंगी, प्रोसेस करेंगी, इस चीज़ में उन्हें ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाएगी। तीसरा पॉइंट, बिल देखो यूजर्स को राइट देता है अपने पर्सनल डेटा के ऊपर, और कैसे विभिन्न एंटिटीज यूजर्स के पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कर सकती हैं इसके ऊपर भी राइट रहेगा उन्हीं यूजर्स का। फॉर एग्जाम्पल, एक यूजर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है कि कैसे कोई एंटिटी जो है वो उसके डेटा का इस्तेमाल कर रही है, किस प्रकार का पर्सनल डेटा उस एंटिटी के पास है। मान लीजिए आपने उबर पे रजिस्टर करवाया, तो उबर से आप पूछ सकते हो कि मेरा कौन सा पर्सनल डेटा आपके पास में है और कैसे आप उस डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो। यानी आपके पर्सनल डेटा के ऊपर आपका अधिकार रहेगा और आपका पर्सनल डेटा कैसे कोई कंपनी इस्तेमाल कर रही है उसके ऊपर भी आपका अधिकार रहेगा। चौथा पॉइंट, बिल में देखो प्रोविजन किया गया है, एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल रेगुलेटर इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसका नाम होगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है ये मॉनिटर करेगी विभिन्न कंपनीज को कि विभिन्न कंपनीज जो हैं वो बिल को कंप्लाई कर रही हैं। मतलब उस समय तो एक्ट बन जाएगा, एक्ट बनने के बाद ही तो ये अथॉरिटी इस्टेब्लिश होगी ना। तो ये अथॉरिटी ये इंश्योर करेगी कि विभिन्न एंटिटीज इस एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई करें। और देखो इससे भी ज़्यादा, अगर विभिन्न कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करती हैं, नहीं फॉलो करती हैं, तो यूजर्स इस अथॉरिटी के पास जा सकते हैं कि देखो जी हमारे पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल कर रही है ये कंपनी। तो ये अथॉरिटी जो है फिर एक्शन लेगी उस कंपनी के अगेंस्ट। मतलब एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश होगा इस अथॉरिटी की देखरेख में। पांचवा पॉइंट, बिल में देखो एक नई क्लास ऐड की गई है डेटा फिड्यूशरीज की, एज ए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जैसे ट्विटर, फेसबुक, इनके पास में बहुत सारा पर्सनल डेटा होता है, तो इनकी अलग से एक कैटेगरी ऐड की गई है, क्लास ऐड की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट को देखो ये छूट दी गई है, अगर सरकार को लगता है कि किसी प्रकार का नॉन पर्सनल डेटा उन्हें चाहिए सिटीजन्स को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो सरकार डेटा फिड्यूशरीज से यानी एंटिटीज से डेटा मांग सकती है कि भैया आप हमें ये नॉन पर्सनल डेटा दे दीजिए, इसकी हमें आवश्यकता है सिटीजन्स को बेहतर स्कीम्स का लाभ देने के लिए। अब कंसर्न्स की बात करते हैं, इस बिल में कंसर्न क्या है। देखो सबसे पहला कंसर्न तो ये है, क्लास 35 में ये प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी किसी भी एजेंसी को छूट दे सकती है कि ये जो एक्ट है वो उन पर लागू नहीं होगा। किसके इंटरेस्ट में? स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। इनके नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी एजेंसी को छूट दे सकती है कि आपको इस एक्ट के प्रोविजंस फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट कंसर्न ये है, पर्सनल डेटा की जो प्रोसेसिंग है उसको एग्जम्पशन दिया गया है कुछ दूसरे पर्पजेज के लिए भी, जैसे प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस। किसी ऑफेंस को प्रिवेंट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है या फिर मुकदमा चलाना है, रिसर्च या फिर जर्नलिस्टिक पर्पजेज,
इनके लिए भी पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग हो सकती है। मतलब ये जब पर्पजेज होंगे तो बिल के प्रोविजंस फिर नहीं लागू होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देखो अथॉरिटी की जो बात की गई है ना, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर ये इंडिपेंडेंट हुई तभी ये रेगुलेटर इफेक्टिव होकर काम कर सकेगा। अगर इंडिपेंडेंट ये अथॉरिटी नहीं रही फिर तो ये अथॉरिटी सरकार के इशारों पर काम करेगी, इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, बिल में प्रोविजन ये भी है, इंडिविजुअल के पर्सनल डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है बिना उनकी कंसेंट के कुछ सर्कमस्टांसिस में। जैसे कि अगर देखो स्टेट को कोई बेनिफिट प्रोवाइड करना है इंडिविजुअल्स को, ये पहला केस है। लीगल प्रोसीडिंग, तीसरे नंबर पे मेडिकल इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करना है, तो इन केसेस में पर्सनल डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है बिना यूजर्स के कंसेंट के। लास्ट कंसर्न ये है, कई बार देखो बिल में यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेफगार्ड्स हैं उनको अवेल नहीं कर पाते यूजर्स, उनका लाभ नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि बिल में धमकी दी गई है कि अगर यूजर्स डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी से अपनी कंसेंट वापस ले लेते हैं तो इसके लीगल कंसिक्वेंसेस होंगे। अब लीगल कंसिक्वेंसेस के डर से फिर यूजर्स डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी से अपनी कंसेंट वापस लेंगे ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि बिल में प्रोविजन तो कर लिया, लेकिन उसको अगर सिटीजन्स अवेल करना चाहते हैं तो फिर उनके सामने चैलेंजेस होंगे। कंक्लूजन में यही कहा जाता है, अभी इंडिया में देखो बिल्कुल सही समय है एक मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाने के लिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिल को अब स्क्रूटिनाइज कर रही है। मानसून सेशन में पास होने के लिए बिल आएगा और ये कहा जा रहा है कि इस कमेटी ने 86 अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं और एक नया क्लास इस बिल में ऐड करने के लिए प्रपोज किया है। देखना ये होगा इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है और ये आवश्यक अमेंडमेंट्स फाइनल बिल में दिखते हैं या फिर नहीं दिखते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित है। देखो पूरे आर्टिकल में एक एस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अभी बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं। बैक चैनल टॉक्स मतलब पिछले दरवाजे से बातचीत। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ हुआ है जिससे पता लगता है कि बैक चैनल बातचीत इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रही है। क्या सिग्नल्स हैं जिससे पता लगता है? देखो सबसे पहले तो 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से रिवाइव किया गया इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब श्रीलंका की यात्रा पर गए तो उनको इंडिया के एयर स्पेस को यूज़ करने की आज़ादी दी गई। चाहे वो स्पोर्ट्स वीज़ा को ग्रांट करने की बात हो या फिर काफ़ी समय के बाद इंडस वाटर ट्रीटी टॉक्स का ऑर्गेनाइज होना हो या फिर पाकिस्तान के नेशनल डे पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखना हो और उसके पत्र का जवाब देना हो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा। ये सब बातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अगर देखो आप पूछो कि बैक चैनल टॉक कौन सी टॉक होती हैं, एक तो देखो दोनों देशों के ऑफिशियल्स हैं जो डिप्लोमेट्स हैं वो पहले से शेड्यूल्ड मीटिंग के अनुसार मिलते हैं। मतलब सब कुछ पहले से तय होता है कि दोनों देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं वो मिलेंगे, इस जगह पे मिलेंगे। तो इसकी मीडिया स्क्रूटिनी काफ़ी होती है। मीडिया तरह तरह के कयास लगाती है कि जैसे देखो दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिलने वाले हैं, इन इश्यूज़ पे बातचीत हो सकती है, ये नतीजा निकल सकता है। सारा दिन मीडिया टीवी पे दिखाती रहती है। तो इससे ना बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल पाता। इतने प्रेशर के साथ जब देखो डिप्लोमेट्स मिलेंगे तो फिर वो खुले मन से बातचीत नहीं कर सकते। उनको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है मीडिया प्रेशर के तले अपनी जनता को दिखाने के लिए कि देखो हमने पाकिस्तान के साथ इन इश्यूज़ को जोर शोर से उठाया है। जबकि देखो बैक चैनल टॉक्स में क्या होता है, इसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। ऑफिशियल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट से बाहर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनका कोई थिंक टैंक है, कोई भी थिंक टैंक मान लीजिए, उस थिंक टैंक के प्रेसिडेंट को
डेजिग्नेट कर दिया, अपॉइंट कर दिया कि आप इंडिया के स्पेशल एनवॉय के साथ बातचीत कीजिए। और इंडिया ने भी ORF के प्रेसिडेंट जो हैं उनको स्पेशल एनवॉय बना दिया। तो इन दोनों एनवॉयज की मीटिंग हो रही है किसी दूसरे ही देश में, फॉर एग्जांपल थाईलैंड में, रिश्तों को कैसे सुधारा जाए, वेरियस इश्यूज पे बात करने के लिए। और मीडिया को कुछ नहीं पता है, ये बैक चैनल टॉक हुई। तो जो बैकडोर बातचीत होती है ना, ये ऑफिशियल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट से बाहर होती ये फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में। लेकिन ये ज़्यादा कारगर साबित कई बार इसलिए होती हैं, एक तो मीडिया की स्क्रूटिनी नहीं होती, जनता का प्रेशर नहीं होता, बिना प्रेशर के सभी इश्यूज पर बातचीत की जा सकती है बैक चैनल डिप्लोमेसी में, और आवश्यक जो आउटकम है वो अचीव की जा सकती है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल टॉक्स का एक पूरा इतिहास रहा है। अब इसमें काफ़ी सारे नाम इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ AK वर्मा ने लिखा एक बार कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल से पीस टॉक्स स्टार्ट हुई 1988 में। टॉक्स इनिशिएट की गई थी जनरल जिया अल हक और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा, और उस समय मीडिएशन करवाया गया था जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हसन के द्वारा। एग्रीमेंट पर दोनों देश इस बैक चैनल टॉक में पहुंचने वाले थे, लेकिन जनरल जिया की डेथ हो गई एक प्लेन क्रैश में, और ये जो बैक चैनल बातचीत चल रही थी ये ख़त्म हो गई। अब ये ऐसी बातें जो हैं आप एग्ज़ाम में तो नहीं लिख सकते। एग्ज़ाम में देखो किसी का वर्जन नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये तो मतलब AK वर्मा जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ थे, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है ना। गवर्नमेंट ने तो अभी तक नहीं माना कि हाँ इस प्रकार की कोई बैक चैनल टॉक्स हुई थी। और दूसरा देखो आंसर्स में मतलब इंडिविजुअल्स के नाम का तो कम से कम इस्तेमाल करना होता है, अनटिल अनलेस वो फ्रीडम फाइटर या फिर महान पर्सनैलिटीज़ हैं तो अलग बात है। अदरवाइज इंडिविजुअल के नाम का ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं होता आंसर्स में। और एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कारगिल वॉर के दौरान भी बातचीत चली थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने RK मिश्रा एक जर्नलिस्ट हैं और ORF के फाउंडर हैं, उनको इंटरलोक्यूटर के तौर पे डेजिग्नेट किया था, और वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एनवॉय से मिले थे जिनका नाम है नियाज नाइक। दोनों की डेथ हो गई 2009 में, लेकिन उन्होंने कभी नहीं माना कि हाँ बैक चैनल टॉक्स उस समय हुई थी। ये कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, बस हो गया। एक डायमेंशन देने के लिए काफ़ी है कि हाँ एक इतिहास रहा है बैक चैनल टॉक्स का। जैसे देखो प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच जो सज्जन जिंदल उद्योगपति है ना, इन्होंने इंटरलोक्यूटर का काम किया था 2015-16 के आसपास। माना तो कभी नहीं सरकार ने, लेकिन किया था। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई थी। डायमेंशन एक ही है जो कि 1-2 लाइनों में लिखना है कि इतिहास रहा है बैक चैनल टॉक्स का। मेन जो बात है वो देखो ये है कि अभी दोनों देश बातचीत के लिए क्यों तैयार हैं। बातचीत के लिए देखो दोनों देश इसलिए तैयार हैं, चाहे वो बैक चैनल टॉक से हो रही हो। एक तो इंडिया को अब ये लगता है कि चाइना के साथ बॉर्डर पर टेंशन्स हैं, तो 2 फ्रंट पे इंडिया फिलहाल टेंशन्स अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान के साथ टेंशन्स को कम करना ज़रूरी है। दूसरा, पाकिस्तान तो आपको पता है तमाम तरह की चुनौतियों से फिलहाल घिरा हुआ है। उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उन्हें ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। अगर वो कुछ प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हैं, 27 पॉइंट्स उनको दिए थे, तो फिर उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। तो पाकिस्तान को अपना डर है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी दोनों देशों से एक्सपेक्ट कर रही है कि भैया तुम अपने इशू सुलझा लो ना। इधर अफगानिस्तान की चुनौती है, USA को लगता है कि हम जा रहे हैं, कम से कम इस समय तो आप अपने इश्यूज़ को एक बार ठंडे बस्ते में डाल दो ताकि अफगानिस्तान में पीस रहे। दूसरे मेजर कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना, वो भी इंडिया पाकिस्तान से यही एक्सपेक्ट करते हैं आप अपने बॉर्डर पर टेंशन्स कम कीजिए ताकि अफगानिस्तान के इशू को फिलहाल के लिए हैंडल किया जा सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कहा जा सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश चाहते हैं कि फिलहाल टेंशन्स इंक्रीज ना हो, फिलहाल शांति आए दोनों देशों के बीच में। तो अभी जो बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं, एक तरफ हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं बाजवा, दोनों की देखरेख में ये बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं। और देखो अभी जैसे पाकिस्तान ने यू टर्न लिया,
पहले तो उन्होंने बोल दिया कि इंडिया से वो कॉटन और शुगर इंपोर्ट करेंगे, लेकिन बाद में इस फैसले को वापस ले लिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि इंडिया ने कोई रिब्यूटल नहीं डाला, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान ने कंडीशन रखी थी जब तक कि कश्मीर में स्पेशल स्टेटस वापस नहीं किया जाता है तब तक हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। आमतौर पे इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ना, जवाब देती है ये इंडिया का इंटरनल मामला है, आप इससे दूर रहिए, लेकिन इंडिया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इवन पिछले कुछ हफ्तों में इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में कोई न्यूज़ छपती है तो पाकिस्तान भी अक्सर उन न्यूज़ का रिप्लाई किया करता है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला जाए, ऐसा पाकिस्तान ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई रिब्यूटल नहीं डाला है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में इंडिया के अगेंस्ट। तो इससे पता लगता है कहीं ना कहीं बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो जारी रहेंगी और आने वाले दिनों में हम कुछ और पॉजिटिव चीज़ें देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फूड वेस्टेज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो, यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में रिपोर्ट किया कि इंडिया में 190 मिलियन जो लोग हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, मतलब उनका प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो रहा है, वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। इसके अलावा यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहती है हर 3 में से 1 बच्चा जो है इंडिया में वो माल नरिश्ड है। और जबकि देखो, आपको भी पता है फूड प्रोडक्शन तो इंडिया में एडिक्वेट होता है। ये रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करती है हमारे देश में जितना फूड प्रोड्यूस होता है ना, 40% फूड वेस्टेज होता है। मान लीजिए 100 किलोग्राम हमारे देश में फूड प्रोड्यूस हुआ तो उसमें 40 किलोग्राम वेस्ट हो जाता है। और पूरी चैन की हम बात कर रहे हैं, फूड के उगाने से लेकर फूड की हार्वेस्टिंग से लेके फूड जो कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है तब तक पूरी जो चेन है उसमें 100 में से 40 किलोग्राम जो फूड है वो तो वेस्ट हो जाता है। वैसे तो देखो, ये फूड वेस्टेज जो है सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। लेकिन दिक्कत ये है कि इंडिया में जितने मालनरिश्ड बच्चे हैं उतने मालनरिश्ड बच्चे दूसरे देशों में नहीं हैं। इसलिए इंडिया के लिए ये काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात हो जाती है। एक तरफ इतना सारा फूड हम वेस्ट कर देते हैं, दूसरी तरफ इतने सारे लोग जो हैं वो भूखे रहते हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 कहती है 61% जो फूड वेस्ट किया जाता है ये हाउस होल्ड्स के द्वारा किया जाता है, 13% रिटेल में किया जाता है। रिटेल में जैसे कोई सब्जी बेचने वाला वेंडर है, वो रात को फूड गिरा देता है जो उसका ख़राब हो गया फिर नहीं बिक पाया। 26% फूड सर्विसेज जैसे जो ढाबे वगैरह रेस्टोरेंट्स हैं, ये 26% फूड वेस्ट करते हैं। सफल आउटलेट, दिल्ली में आपने देखा होगा ये सफल आउटलेट हैं जो सब्जी वगैरह फ्रूट्स बेचते हैं, उसका एक केस स्टडी दी गई है कि एक सफल आउटलेट जो है डेली ऑलमोस्ट 18.7 किलोग्राम फूड वेस्ट करता है। तो फिर 400 सफल आउटलेट्स हैं दिल्ली में, टोटल इन सफल आउटलेट्स के द्वारा जो फूड वेस्टेज होता है वो 7.5 टन का होता है और इसमें से 84.7% तो कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। अगर यही इस्तेमाल किया जाए गरीब लोगों का पेट भरने के लिए, उन लोगों का पेट भरने के लिए जिन्हें खाना नहीं मिल पाता, तो इससे 2000 लोगों को डेली फीड किया जा सकता है। इसके बाद हम फूड वेस्टेज का इम्पैक्ट डिस्कस करते हैं। अगर देखो फूड ज़्यादा वेस्टेज होता है तो बचा हुआ फूड जो है वो ज़्यादा दाम पर मिलेगा और बहुत से लोगों की रीच से वो फूड बाहर हो जाएगा। वो लोग उस फूड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, फॉर एग्जांपल गरीब लोग। 2020 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो स्थान है वो है 94th आउट ऑफ 107। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है फूड वेस्टेज का। जैसा आपको पता है फूड उगाने में ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादा एमिशंस होता है, तो फिर इतना सारा फूड वेस्ट हो गया तो खामखा की वो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हुई ना। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फूड लॉस से इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी तो होता है ना। पूरे वर्ल्ड में 940 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है फूड वेस्टेज की वजह से और इंडिया में भी ये नुकसान काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आप एक बात बताइए, फूड उगाते हैं तो लैंड इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स, पानी, न जाने क्या क्या रिसोर्स इस्तेमाल होते हैं, वो सारे वेस्ट हो गए ना, क्योंकि आपने फूड वेस्ट कर दिया, यूज़ ही नहीं किया।
सरकार क्या कर रही है फूड वेस्टेज को रोकने के लिए? संपदा एक स्कीम है जिसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, जैसे मेगा फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वैसे तो इस स्कीम का उद्देश्य काफ़ी सारे हैं, जैसे इवन फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज़ करना, वैल्यू प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में रोज़गार के अवसर पैदा करना। लेकिन इस स्कीम का ये जो अम्ब्रेला स्कीम है, इस स्कीम में जैसा हमने बताया काफ़ी सारे स्कीम्स हैं, जैसे मेगा फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन। तो इस स्कीम का एक मकसद ये भी है फूड वेस्टेज को रोकना। अगर देखो इंटीग्रेटेड कोल्ड स्टोरेज होंगे तो वहाँ पे फूड को स्टोर करके रखा जा सकता है लंबे समय तक और फूड वेस्ट नहीं होगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ये भी एक इनडायरेक्ट ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर कि लोगों को आप खाना दे दो लेकिन वेस्ट मत होने दो। जैसे देखो महामारी के दौरान काफ़ी बार ये इस प्रकार के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि सरकार के पास इनफ अनाज है, वो अनाज खराब हो जाएगा, इससे अच्छा वो अनाज जो है सरकार को गरीब लोगों को इस महामारी की घड़ी में बांट देना चाहिए। हालांकि सरकार ने बांटा भी, लेकिन फिर भी इनफ अनाज अभी भी सरकार के पास है। नेक्स्ट पॉइंट, आधार कार्ड को राशन कार्ड के साथ लिंक किया गया है ताकि जो कुछ लोग कई राशन कार्ड बनवा लेते हैं अनाज प्राप्त करने के लिए, या तो वो बाद में जो फर्जी राशन कार्ड्स की सहायता से अनाज प्राप्त उन्होंने किया है उसको ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं, नहीं बिकता तो उसे वो फेंक देते हैं। तो अगर आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक होगा तो इस प्रकार से जो लीकेजेस हैं वो कम हो जाएंगी। और क्या करना चाहिए? अब नेक्स्ट एस्पेक्ट है व्हाट एल्स कैन बी डन। मल्टी कमोडिटी कोल्ड स्टोरेज और मल्टीपर्पज़ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ डेवलप की जानी चाहिए, जहाँ पे एक ही जगह पे काफ़ी सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा जा सके, जैसे ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, पल्सेस, मिल्क। राइपनिंग चैम्बर, मतलब ऐसे चैम्बर्स को डेवलप किया जाए जहाँ पे जो फल होते हैं या फिर सब्जियाँ होती हैं उन्हें पकाया जा सके। अब चाहे वो किसान हैं या फिर रिटेलर्स हैं, वो इस चैम्बर में फ्रूट्स और सब्जियों को स्टोर करके रख सकते हैं और मार्केट के हिसाब से राइपनिंग स्पीड तय कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि 2 महीने बाद ज़्यादा अच्छे दाम मिलेंगे तो वो इस प्रकार से चैम्बर की कंडीशंस तय करें कि सब्जियां और फल जो हैं 2 महीने के अंदर ही पकें, पहले ना पकें। अगर उन्हें लगता है कि 1 महीने के बाद आवश्यकता है फल सब्जियों की, तो वो फिर इस प्रकार की कंडीशंस रखें चैम्बर में कि 1 महीने बाद फल सब्जियां पक जाएं। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स। देखो काफ़ी जगहों पर एक दिक्कत ये आती है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ तो हैं लेकिन एक ऑपरेटर को कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में मौजूद रहना होता है कंडीशंस को चेक करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए कि रिमोट स्टोरेज से भी कोई पर्सन कंडीशंस तय कर सके कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ में क्या कंडीशन है, जाना ना पड़े वहाँ पे, मतलब पर्सन्स की तैनाती जरूरी ना हो, सारा काम ऑटोमेटिक सेंसर की सहायता से हो जाए और दूर से ही बैठा कोई पर्सन चीज़ों को मॉनिटर करता रहे, ऐसा कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट, बिहेवियरल चेंज। हम सबको, जनता को अपने बिहेवियर में चेंज लाना होगा। हम खाने की कम से कम वेस्टेज करें। जैसे बफे वगैरह में हम जाते हैं, बारबेक्यू नेशन या फिर दूसरा, कितना सारा खाना वो देते हैं, बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाता है। रेस्टोरेंट्स में जब हम कुछ ऑर्डर करें तब भी उतना ही ऑर्डर करें। सर एक चीज़ तो ये करनी चाहिए रेस्टोरेंट्स को, उनका कुछ जो डिश संबंधित होता है ना, एक फुल डिश होता है। कुछ रेस्टोरेंट्स तो सिर्फ फुल देते हैं, 200-250 रुपये का फुल आता है, इतना तो खाया नहीं जाता। हाफ में भी कई बार बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो कुछ ऐसा प्रोविज़न करना चाहिए रेस्टोरेंट्स को कि जितना वो लेना चाहता है उसी हिसाब से उसके पैसे लगते जाएं, है ना। क्वार्टर भी आप दे दो ना, नहीं देते वो रेस्टोरेंट्स, देते नहीं हैं। उसके बाद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से हमें सीखना चाहिए। जैसे फ्रांस में देखो सुपरमार्केट्स इस चीज़ को काफ़ी प्रायोरिटी देती हैं कि जो एक्स्ट्रा फूड है उसकी रिडक्शन हो, रीयूज़ हो और उसकी रिसाइकलिंग हो। तो इन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से हमें सीखना चाहिए फूड वेस्टेज को कम से कम करने के लिए। इंडिया में भी लोकल लेवल पे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिसेस इस्तेमाल होती हैं। कुछ एनजीओज़ हैं जो लोकल लेवल पे अच्छा काम करते हैं, घरों से एक्स्ट्रा फूड कलेक्ट करते हैं और उसे नीडी लोगों में बांट देते हैं। बट देखो ये जो एनजीओज़ हैं ना, कुछ लोकल कंडीशंस में काम करते हैं, तो क्यों ना सरकार ऐसे कंसेप्ट को पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दें। जैसे सफल आउटलेट हैं, ये खाना वेस्ट कर देते हैं, हमने शुरुआत में केस स्टडी डिस्कस की। आप ऐसा कुछ कर सकते हो ना, जो खाना आप
गिरने वाले हो, जो फ्रूट्स और सब्जियां आप डस्टबिन में डालने वाले हो, लास्ट 1 घंटे में आप छूट कर दीजिए कि कोई भी आए तो उन जो वो आप गिराने वाले हो उन फ्रूट्स और सब्जियों में से आप चुनाव कर लीजिए, घर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वैसे भी गिराने वाले हैं। ऐसा प्रोविजन अगर करेंगे तो फूड की वेस्टेज कम से कम होगी और जो सारे हमने इम्पैक्ट डिस्कस किया था उसका फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट निकलेगा। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फूड वेस्टेज से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।